क्या आप नया घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं? तब तो आपने अपने शहर में काफ़ी मकान और प्रोजेक्ट सर्च करने में टाइम इन्वेस्ट किया होगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि घर एक व्यक्ति के जीवन की न सिर्फ सबसे महंगी चीज़ होती है बल्कि उसके और उसके परिवार का सपना भी होता है। अब जब आप इतनी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसको खरीदने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स एक अच्छे प्रॉपर्टी वकील से चेक करवा लेने चाहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में कुशलता से आपकी मदद कर सकता है। एक रियल एस्टेट मामलों का वकील अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी संबंधी सभी दस्तावेजों का अच्छी तरह से आंकलन कर सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि कोई बिल्डर या सेलर आपको धोखा न दे। अगर हो सके तो आप एक बैंक लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लोन की ज़रूरत नहीं भी है तो भी एक छोटा सा बैंक लोन लेने में कोई हानि नहीं है। बैंक आपको लोन देने से पहले अपने आप सारे डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह से लीगल वेरिफिकेशन कर लेंगे, और प्रॉपर्टी के कागजों में अगर कोई छोटी सी भी कमी होगी तो उसे बिल्डर या सेलर से पूरा करवा लेंगे। ऐसे करने से आप भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन के प्रति निश्चिंत हो जाएंगे। चलिए आज हम आपको उन इम्पोर्टेंट दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं जो आपको एक फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी लेने से पहले अवश्य चेक कर लेने चाहिए। हम बात करेंगे उस रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की जिसे आप किसी व्यक्ति से रीसेल में खरीदते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले हमें उसके मालिकाना हक या ओनरशिप को वेरीफाई करना सबसे ज़रूरी है, ताकि हम यह जान सके कि वो प्रॉपर्टी जिससे हम खरीद रहे हैं वो उसका कानूनी मालिक है या नहीं। इसको जानने के लिए हम उस संपत्ति के दस्तावेजों की पूरी चेन चेक करेंगे जहां से सबसे पहले वो प्रॉपर्टी बिकनी शुरू हुई थी। सर्वप्रथम ये चेक करना जरूरी है कि जो संपत्ति हम खरीद रहे हैं उसका सबसे पहला मालिक कौन था, और इसके लिए हमें चाहिए उस संपत्ति की मदर डीड। संपत्ति के लेन देन में मदर डीड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह किसी संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करने वाला मुख्य दस्तावेज है। किसी भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की जांच सबसे पहले इसी मदर डीड से शुरू होनी चाहिए। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हरियाणा में कोई मकान खरीद रहे हैं। जिस प्लॉट पर वो मकान बना है वो जमीन हरियाणा सरकार ने कई साल पहले किसानों से अधिग्रहित या अक्वायर की थी, और उसको हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी या हुडा ने अलग अलग सेक्टर्स या कॉलोनीज में रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रूप में लोगों को बेचा था। तो वो रेसिडेंशियल प्लॉट अस्तित्व में तब आया जब हुडा ने वो सेक्टर या कॉलोनी का निर्माण किया और प्लॉट बेचने शुरू किए। तो उस प्लॉट का सबसे पहला मालिक हुआ वो व्यक्ति जिसने उस प्लॉट को हुडा से खरीदा होगा। उस व्यक्ति को हम ओरिजिनल अलॉटी भी कह सकते हैं, और उसका स्वामित्व साबित करने वाले उस दस्तावेज को कहेंगे मदर डीड। ध्यान रहे कि मालिकाना हक कई बार एक से अधिक व्यक्तियों का भी हो सकता है, क्योंकि कई बार कुछ लोग मिलकर कोई संपत्ति खरीदते हैं। तो सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि जो सबसे प्रथम ओनर था या एक से अधिक ओनर्स थे, उनके सभी कागज जैसे कि अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर, कन्वेंस डीड इत्यादि सभी कागजात ठीक है कि नहीं। जब हम फर्स्ट ओनरशिप वेरीफाई कर लेंगे तब हम यह चेक करेंगे कि क्या उस प्रथम ओनर ने वो प्रॉपर्टी आगे किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर तो नहीं की, और यदि उसने वो प्रॉपर्टी किसी को आगे ट्रांसफर की है तो वो ट्रांसफर किस तरह से की गई है। आइए जानते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण, ओनर ने वो प्रॉपर्टी आगे किसी को बेच दी हो। दूसरा कारण, उसने वो संपत्ति आगे किसी को उपहार में दे दी हो। तीसरा कारण, अगर उस संपत्ति में एक से अधिक ओनर्स हैं तो उसमें से किसी ने अपना हिस्से का स्वामित्व छोड़ दिया हो। और चौथा कारण, ओनर की मृत्यु के बाद वो संपत्ति उसके कानूनी वारिस को मिल गई हो। इन सभी तरीकों के ट्रांसफर में अलग अलग तरह के दस्तावेज होते हैं जिनका गहन निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। आइए हम इन सभी के दस्तावेजों के बारे में संक्षेप में समझते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर का सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण होता है प्रॉपर्टी को ओनर द्वारा आगे सेल किया जाना। तो यदि प्रॉपर्टी सेल हुई है तो हम यह चेक करेंगे कि उसकी सेल डीड कोर्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं, और यह भी सुनिश्चित कर लें कि उस सेल डीड की ओरिजिनल कॉपी सेलर के पास अवश्य होनी चाहिए। कुछ लोग सेल डीड को रजिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि सेल डीड संपत्ति के ट्रांसफर का रिकॉर्ड होता है कि संपत्ति का स्वामित्व सेलर से बायर को ट्रांसफर हुआ, और इस सेल डीड के दस्तावेज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होता है। इस रजिस्ट्रेशन को ही आम भाषा में रजिस्ट्री कहते हैं। आप सेल डीड और रजिस्ट्री में कंफ्यूज न हो, इनमें कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक ही बात है, सिर्फ भाषा का अंतर है। तो यदि प्रॉपर्टी अगर सेल हुई है तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि सेलर के पास ओरिजिनल रजिस्ट्री या सेल डीड जरूर हो। उपहार या गिफ्ट में दिया जाना प्रॉपर्टी ट्रांसफर का दूसरा कारण हो सकता है।
गिफ्ट डीड एक समझौता है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी और को स्वेच्छा से उपहार में देना चाहता है। गिफ्ट डीड संपत्ति के मालिक को किसी को भी संपत्ति उपहार में देने की अनुमति देता है और इससे उत्तराधिकार या विरासत के दावों से उत्पन्न होने वाले किसी भी भविष्य के विवाद से बचा सकता है। जैसे प्रॉपर्टी की सेल डीड को कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक होता है, उसी तरह से गिफ्ट डीड का भी कोर्ट में रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी होता है। तो यदि संपत्ति का ट्रांसफर गिफ्ट में दिए जाने के कारण हुआ है तो उसकी ओरिजिनल रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड सेलर के पास अवश्य होनी चाहिए। प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर का एक और कारण हो सकता है ओनर का अपने हिस्से का त्याग करना। कई बार जब संपत्ति का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों का होता है तो उसमें से कोई ओनर अपना शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, तो उस अवस्था में यह एक रिलिंक्विशमेंट डीड से हो सकता है। इस तरह का ट्रांसफर केवल परिवार को विरासत में मिली संपत्ति में ही होता है। जब उस संपत्ति के असली मालिक का निधन हो जाता है और उसने कोई विल या वसीयतनामा भी नहीं छोड़ा हो, तो उस अवस्था में कई बार उस संपत्ति के वारिस आपस में किसी समझौते के तहत किसी एक या एक से अधिक हिस्सेदारों के लिए अपने हिस्से का त्याग कर देते हैं। आइए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 3 बेटों को अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली में एक बड़ी संपत्ति विरासत में मिली है और पिता ने कोई वसीयत भी नहीं छोड़ी है। तो कानून के हिसाब से उस संपत्ति के तीनों बेटे संयुक्त मालिक या जॉइंट ओनर्स हैं। तीनों में से 2 बेटे अलग अलग देशों में काम करते हैं और दिल्ली में अपनी संपत्ति की देखरेख करना उनके लिए काफी मुश्किल है। इस मामले में वे अपने अधिकारों को तीसरे भाई जो कि उसी संपत्ति में रहता है उसके नाम पर ट्रांसफर करने का निर्णय ले सकते हैं। आइए मान ले कि दोनों भाई उस संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ने का फैसला करते हैं। तो इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए एक त्याग विलेख या रिलिंक्विशमेंट डीड बनाई जाएगी और उसको पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हम सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी के अपनी शेयर या राइट्स छोड़ने के कारण हुआ हो तो उसकी रजिस्टर्ड रिलिंक्विशमेंट डीड, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की रजिस्टर्ड डीड और ओनर का मृत्यु प्रमाण पत्र सेलर के पास जरूर हो। प्रॉपर्टी ट्रांसफर का चौथा कारण यह हो सकता है कि ओनर की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी या तो विल, जिसे आम भाषा में वसीयत भी कहते हैं, के द्वारा या सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के द्वारा उसके कानूनी वारिस या वारिसों के नाम ट्रांसफर हो गई हो। इस तरह की स्थिति में प्रॉपर्टी की डीड के साथ साथ वसीयतनामा या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जो भी लागू हो वो भी होना चाहिए और यह भी सुनिश्चित कर ले कि उसके ओनर का मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न हो। तो यह तो हुए ओनरशिप को वेरीफाई करने के डॉक्यूमेंट्स। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि प्रॉपर्टी एक से ज्यादा बार भी ट्रांसफर हुई हो सकती है और हर बार ट्रांसफर का कोई भी कारण हो सकता है। तो आप यह सुनिश्चित कर ले कि प्रॉपर्टी जितनी बार भी ट्रांसफर हुई हो उन सभी ट्रांसफर्स के दस्तावेज ठीक हों और सारे ओनर्स के कागजों की पूरी चेन मौजूद हो। जब हम ओनरशिप के डॉक्यूमेंट से संतुष्ट हो जाएं, तो अगली जांच हमें करनी होगी कि उस संपत्ति पर कुछ बकाया तो नहीं है। यह बकाया किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि संपत्ति पर किसी प्रकार का लोन हो सकता है, कोई संपत्ति कर, बिजली बिल, पानी का बिल, मेंटेनेंस का बिल या किसी भी सरकारी विभाग द्वारा लगाया हुआ कोई भी चार्ज या ड्यूज। इसके लिए सभी विभागों से एनओसी या फुल एंड फाइनल पेमेंट का सर्टिफिकेट जरूर ले लें। अब हम भवन निर्माण से संबंधित कुछ दस्तावेज चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले हम उस मकान का लेआउट या बिल्डिंग प्लान चेक करेंगे। मकान बनाने से पहले उस जमीन का लेआउट प्लान और बिल्डिंग प्लान जिसमें उस मकान का नक्शा भी शामिल होता है अवश्य ही चेक करना चाहिए और इस बात की भी पुष्टि करनी चाहिए कि वो प्लान नगर निगम से स्वीकृत हो। यह भी सुनिश्चित कर ले कि उस भवन का निर्माण उसके स्वीकृत प्लान के हिसाब से ही हुआ हो, अन्यथा आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह भी ध्यान रखें कि भारत में अलग अलग राज्यों में भवन निर्माण के कानूनों में अंतर है, तो यह जरूर चेक कर ले कि भवन का निर्माण एवं सारी कागजी कार्यवाही आपके राज्य के कानून के मुताबिक ही हुई हो। अंत में हम उस मकान का कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी चेक करेंगे। कंप्लीशन सर्टिफिकेट निगम द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्रमाण पत्र होता है जो कि मकान के बन जाने के बाद दिया जाता है और इसमें प्रमाणित किया जाता है कि मकान स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के हिसाब से ही बनाया गया है और इसमें किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं किया गया है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बड़े बिल्डर प्रोजेक्टों में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाणित करता है कि बिल्डिंग रहने लायक है और उसे स्थानीय कानूनों और मंजूर किए गए प्लान के तहत ही बनाया गया है। नए प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद स्थानीय सरकारी एजेंसियां या प्लानिंग अथॉरिटी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करते हैं। यह सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि प्रोजेक्ट बन चुका है
और उसे बनाने के दौरान सभी नियमों और बिल्डिंग कोड्स का पालन किया गया है। यह बिल्डर की जिम्मेदारी है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हासिल करे। यह सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि बिल्डिंग रहने लायक है। वहीं बिजली, सैनिटाइजेशन और पानी का कनेक्शन लेने के दौरान भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो आइए अंत में एक बार फिर से संक्षेप में सभी दस्तावेजों को दोबारा से देख लें। सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रॉपर्टी की मदर डीड। उसके बाद यदि वो संपत्ति आगे किसी को ट्रांसफर हुई हो तो उससे संबंधित सभी दस्तावेज, फिर उस संपत्ति पर बकाया चेक करने के लिए सभी संबंधित विभागों के एनओसी, उसके बाद लेआउट या बिल्डिंग प्लान, और अंत में उसका कंप्लीशन और जहां जरूरत हो वहां ऑक्यूपेशन प्रमाण पत्र। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप किसी बिजनेस या रियल एस्टेट के विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए विषय पर जल्द से जल्द वीडियो जरूर बनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम व्यापार जगत से जुड़ी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।